हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निधि मार्केट से सब्जियां ले रही थी, तभी उसकी सास बबीता का कॉल आता है और वो अपनी बहू से बोलती है, अरे ओ नासपिटी, अभी तक सब्जियां लेकर नहीं आई। 2-4 सब्जी लेने भेजा था, पूरा बाजार लेने नहीं, जो इतना टाइम लगा दिया। माँ जी बस आलू रह गए हैं, थोड़ा समय और लगेगा। सही में तू मार्केट ही गई है ना सब्जियां लेने, या फिर? माँ जी आपकी शक करने की आदत नहीं जाएगी, सब्जियां लेने ही आई हूँ। मैं कैसे मानूं? बता, कोई सबूत है तेरे पास कि तू मार्केट गई है? क्योंकि इतना समय तो नहीं लगता सब्जियां लेने में। अब वीडियो कॉल करूँ क्या? ये सही है, बोली है तो कर भी ले, मुझे यकीन भी हो जाएगा कि तू मार्केट ही गई है। निधि अपनी सास को वीडियो कॉल करती है और उसको सब्जी वाले भैया और बाजार की सब्जियां दिखाती है, जिसके बाद बबीता फिर से अपनी बहू को वॉइस कॉल करके बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, वैसे मेरे शक करने की आदत नहीं है, वो तो बस दिल की तसल्ली के लिए करना पड़ता है। आ रही हूँ माँ जी, अगर आप ऐसे ही बार बार फोन करेंगी तो मैं सब्जियाँ लेने में और लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं तुझे बार बार फोन करूँ, वो तो तेरी हरकतें ही ऐसी है कि इंसान को शक करने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद में निधि बाजार से सब्जियां लेकर घर आती है, जिसके बाद बबीता बोलती है, नहीं माँ जी मैंने कुछ भी नहीं खाया। अच्छा जी, तू और बिना कुछ खाए पिए आ गई? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि आपको शक करने की बीमारी है ना माँ जी। अरे बीमारी लगे तेरी माँ को। और ये बता, कितने पैसे बचा कर लाई है? बस 50 रुपए ही बचे माँ जी। क्या बस 50 रुपए? बाकी के कहाँ हैं? कहीं तूने रख तो नहीं लिए? माँ जी ऐसा है तो अपने ये शक्की होने का इलाज करवा लो, या फिर खुद ही मार्केट जाया करो आप। इतना बोलकर निधि रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बबीता अपनी बहू पर आए दिन किसी न किसी बात पर शक किया करती। ऐसे ही एक दिन निधि अपनी सास से बोलती है, माँ जी घर में राशन खत्म हो गया है, यहाँ तक कि बटर भी नहीं है। क्या बोली? मक्खन भी खत्म हो गया और घर का राशन भी, वो भी इतनी जल्दी? जी माँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने ही सारा मक्खन चुरा चुरा के खत्म कर दिया हो? माँ जी मुझे खाना ही होगा तो ऐसे ही खा लूंगी, चुराने की क्या जरूरत है? क्या पता, दिखावा करने की आदत होती है ना लोगों की, तो तू भी यही दिखाना चाहती होगी। माँ जी कहते हैं ना हर चीज का इलाज है, मगर शक का कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। एक दिन बबीता की बहन का लड़का मनोज कुछ दिन के लिए बबीता के घर आता है। मनोज बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था। वो अक्सर निधि से देवर भाभी के रिश्ते का मजाक किया करता। ऐसे ही एक दिन बबीता कहीं बाहर गई थी और निधि मनोज के साथ अकेले थी। तभी निधि मनोज से बोलती है, मनोज खाना खा लो। अरे भाभी मुझे नहीं खाना। ऐसे कैसे नहीं खाना? मन नहीं है मेरा। पता है मेरा भाई जब बोलता था ना कि दीदी मेरा खाने का मन नहीं है, तब मैं उसको जबरदस्ती खिलाती थी। और तुम भी मेरे भाई जैसे ही हो तो तुम्हें भी जबरदस्ती ही खिलाना पड़ेगा। अरे नहीं ना भाभी। मनोज खाना ना खाने के लिए बच्चों की तरह जिद करता है और इतने में निधि की साड़ी का पल्लू मनोज के हाथ की वॉच में फंस जाता है। दोनों साड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं, मगर साड़ी नहीं निकलती। इतने में निधि की सास वहाँ आती है और ये सब देखकर वो मन में कुछ और ही ख्याल बना लेती है। मगर बबीता मनोज के सामने निधि को कुछ नहीं कहती और जब निधि अपने कमरे में जाती है तब उसकी सास भी उसके पीछे आती है और बोलती है, क्या चल रहा था मनोज के साथ? मतलब क्या है माँ जी? उसका तेरे इतना करीब आने का मतलब क्या है? अरे भाभी है तू उसकी, और देवर भाभी का इतना करीब आना अच्छा लगता है? माँ जी ये आप क्या बोल रही हैं? देखा मैंने, तू उसके कितना करीब थी, ऐसे चिपक रखी थी मानो कितने जन्मों से न मिली हो। इतना तो तू कभी मेरे बेटे से भी नहीं चिपकी। सच सच बता दे, क्या चल रहा है तुम्हारा? माँ जी आपसे कितनी बार कहा है शक करना छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं होता कि आप जिस चीज को अपने नजरिए से देख रही हैं वो वैसी ही हो। मुझे मत सिखा समझी, सब जानती हूँ कि तू कैसी है, और आजकल तेरे लक्षण भी बता रहे हैं कि तू किस ओर जा रही है। इसलिए मैं जो सोच रही हूँ ना वो सही सोच रही हूँ। आपको जो सोचना है सोचो। इतना बोलकर निधि अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही बबीता मन में बोलती है, जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इन दोनों पर नजर रखनी होगी। आखिर मेरे और मेरे बेटे के पीठ पीछे चल क्या रहा है।
ऐसे ही एक शाम को निधि का पति अनमोल ऑफिस से घर आता है। थोड़ी देर बाद में बबीता अनमोल का हाथ पकड़ के उसको अपने कमरे में लेकर आती है और बबीता उससे बोलती है, बेटा मुझे ना तुझसे एक बात करनी है। हाँ माँ बोलो। बेटा मुझे लगता है मनोज और बहू के बीच कुछ चल रहा है। माँ आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मालूम था कि तू यही बोलेगा। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से दोनों को करीब आते हुए देखा है, जब ही बोल रही हूँ, वरना मैं इतना गंभीर इल्जाम थोड़ी ना लगाऊंगी बहू पर। माँ ये सब बकवास बंद करो। ठीक है, तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो तू भी मेरे साथ उन दोनों पर नजर रखियो। माँ मैं नहीं करूँगा कुछ। करना पड़ेगा तुझे, मेरी कसम। ठीक है, अगर आप इसमें गलत साबित हुई तो आप निधि पर शक करना बंद कर देंगी। हाँ ठीक है। ऐसे ही एक दिन मनोज निधि के कमरे में जाता है और मनोज निधि से बोलता है, क्या हो रहा है मेरी स्वीटी? कुछ नहीं मेरे स्वीटू, बस तुम्हारे भैया की शर्ट में बटन लगा रही थी। कभी मेरे भी शर्ट में बटन लगा दिया करो, जब देखो तब भैया की सेवा पानी में लगे रहते हो। अच्छा लगा दूंगी। तभी अनमोल और बबीता वहाँ आकर दोनों की बातें सुनने लगते हैं और मनोज बोलता है, अगर बोलो तो अभी अपनी शर्ट उतार दूं। ठीक है उतारो जल्दी। ये सुनकर अनमोल गुस्से में वहाँ आकर निधि से बोलता है, ये सब क्या है निधि? अरे बेशर्मी की हद होती है। मतलब क्या है आपका? बेशरम, देवर के साथ गुलछर्रे उड़ाने में बड़ा मजा आ रहा है और जब पकड़ी जाती है तो ऐसे भोली बनती है जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे आप सब गलत समझ रहे हैं। नहीं मनोज, अब कुछ भी बोलने या सुनने को नहीं है। माँ आप सही कह रही थी, सच में निधि तुम बदचलन औरत हो। अनमोल जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाई मेरी बात भी सुन लो। मनोज, मुझे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना और न ही तुम अब कुछ कहना। निधि रोते हुए अपना सामान पैक करके वो घर छोड़कर मायके चली जाती है, जिसके बाद मनोज गुस्से से बोलता है, भैया आपसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी, और मौसी की तो आदत थी भाभी पर शक करने की, मगर वो नजरअंदाज करती नहीं। तू तो बोल ही मत साले, अपनी भाभी के साथ तू छी। अरे छी तो आपकी सोच पर है, समझे आप? भाभी वो रिश्ते से थी, मगर हमेशा मुझे अपने छोटे भाई जैसा प्यार दिया उन्होंने। मेरी शर्ट का बटन टूट गया था, मैंने ही बोला कि अभी शर्ट उतार दूं, लगा दोगी आप बटन? क्या? हाँ, वो मुझे अपने भाई की तरह मानती थी। भाभी के ऊपर शक करके आपने अच्छा नहीं किया। इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से ही अनमोल ने बहू पर शक किया, मगर सच कहूँ तो जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे ही शक की बीमारी है जो हर बार बहू पर शक करती रहती हूँ, और अब तो हद ही हो गई। देवर भाभी के पवित्र रिश्ते पर भी मैंने सवाल उठा दिए। और इस तरह अनमोल और बबीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों निधि के घर जाकर उससे माफी मांगते हैं और उसे अपने घर वापस ले आते हैं। सुबह के 7 बजे मोहन गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी उसके फोन की घंटी बजती है और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टल कॉल करती है। मोहन गहरी नींद में होने के कारण बिना कॉल देखे उठाकर बोलता है, हेलो कौन? तेरी माँ। क्या यार मम्मी, सुबह सुबह चैन नहीं है? पापा पर आपका जोर नहीं चलता तो मेरी नींद खराब करने आ जाती हो। जाओ भी अब सोने दो। अगर 2 मिनट के अंदर तू नहीं उठाना तो तेरे माँ बाप की तो पहली और आखिरी गलती साबित होगा। ये है कौन सुबह सुबह? मोहन फोन में नाम देखता है तो अचानक से उठते हुए बोलता है, बेबी बेबी सॉरी, मुझे लगा मम्मी का कॉल है। कमीने कहीं के, 7 बजे मुझे पार्क में बुलाकर खुद घोड़े बेच के सो रहा है। अरे तुझसे अच्छा तो मेरा एक्स था, कम से कम मुझे वेट तो नहीं करवाता था। सॉरी बेबी, वो अलार्म नहीं बजा। और यार तुम ये अपने एक्स की बात मत किया करो, फुकती है मेरी। अभी तो नहीं फूकी, लेकिन अब ज्यादा फूकेगी। अरे अगर 10 मिनट के अंदर तुम मुझे पार्क में नहीं मिले ना तो बेटा हैंड टू हैंड है ना ब्रेकअप कर लूंगी, और हाँ अपने एक्स के पास चली जाऊंगी। बस बेबी 5 मिनट में आ गया। मोहन एक अखंड सिंगल लड़का था जिसकी काफी मुद्दतों के बाद एक सुंदर और सुशील गर्लफ्रेंड, सॉरी सुशील ज्यादा हो गया, बस सुंदर गर्लफ्रेंड बनी थी जो उसको अपने बॉयफ्रेंड के नाम पर कुत्ता बनाकर रखती थी। लेकिन अपना मोहन तो एक नंबर का फट्टू इंसान था। गर्लफ्रेंड को खो ना देने के चक्कर में वो उसकी वाहियात बातों को भी बड़े प्यार से माना करता, जैसे कि 5 मिनट में पार्क पहुंचने वाली। करीब 5 मिनट बाद मोहन कुत्ते की तरह हाँफता हुआ क्रिस्टल के पास जाकर बोलता है, आ गया बेबी, सॉरी तुमको वेट करना पड़ा।
ऐसा कर दिया, लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मेरी तरफ से ब्रेकअप कंफर्म। नहीं बेबी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। हाँ हुआ तो ठीक है, फिर मेरा एक्स तो तैयार है। अरे उसके पास चली जाऊंगी, वो तो बस तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, ये साले एक्स बने ही हमारे हिस्से के सुख भोगने के लिए हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं बेबी, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम अपने एक्स से अब भी बात करती हो क्या? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाउ मीन! अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ? अरे तुम्हारे जैसी गंदी शक्ल वाले को कोई अपना कुत्ता ना बनाए, मैंने तो फिर भी अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। हाँ बेबी, आई नो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम पर शक करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बस मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तुम आजकल थोड़ा ज्यादा ही अपने एक्स की बात करने लगी हो। हाँ वो तो इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले उसका कॉल आया था मेरे पास, बहुत गिड़गिड़ा रहा था, बेबी मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उस साले की तो। क्या कहा? वो बेबी तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मुझे तुमसे इतना प्यार है। चलो अब जॉगिंग करते हैं। मोहन और क्रिस्टल साथ में जॉगिंग करते हैं, फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मोहन फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है, तभी क्रिस्टल का कॉल आता है और वो जैसे ही कॉल उठाता है, क्रिस्टल उससे बोलती है, बेबी ये सुमित घर आ गया है और उसने अपने हाथ की नस काट ली। कौन सुमित? अरे मेरा एक्स, और कौन? ये कह रहा था कि अगर मैं इसकी नहीं हुई तो ये मर जाएगा, और इतना कहते ही इसने अपने हाथ की नस काट ली। अब ये मेरी गोदी में पड़ा है, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ और तुम उसको गोद से नीचे उतारो। इस भरोसे वाले की तो मैं जान ले लूंगा। मोहन कच्छे और बनियान में ही नंगे पैर क्रिस्टल के घर जा पहुंचता है और वहां जाकर बेहोश हुए सुमित के हाथ पर पट्टी करके उसे सोफे पर पटकता हुआ बोलता है, साला नौटंकीबाज, नस भी ढंग से नहीं काटी। साले मर्द की औलाद था तो सच में काट लेता ना। कम से कम मरने के बाद एक्स के पास चली जाऊंगी की धमकी तो नहीं मिलती। बेबी ये बच तो जाएगा ना? अरे हाँ, ये कुत्ते का पिल्ला इतनी जल्दी थोड़ी मरेगा। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेचारे ने मेरे प्यार में आकर अपनी नस काट ली, अभी भी कितना चाहता है मुझे। कुछ चाहता वाता नहीं है, ये सब ड्रामे हैं इसके। ये तुमको खुश नहीं देख पा रहा मेरे साथ, तभी दुखी करने वापस आया है। मोहन के इतना बोलने पर क्रिस्टल कुछ कहती इससे पहले ही सुमित को होश आ जाता है और वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? सुमित की ये बात सुनकर क्रिस्टल उससे बोलती है, बेबी लगता है इसकी याददाश्त चली गई। नस काटने से किसी की याददाश्त कैसे जा सकती है? क्रिस्टल तुम यहाँ गई नहीं अभी तक घर? अरे मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़कर तो आया था, फिर तुम यहाँ कैसे? और तुमने ये न्यू ईयर पार्टी की ड्रेस बदल भी ली, और ये बंदा कौन है? बेबी इसकी याददाश्त तो गई है लेकिन पूरी नहीं गई। इसे अभी भी हमारा रिलेशनशिप याद है, और वो भी न्यू ईयर तक। इसीलिए इसकी याददाश्त वापस ना आने तक हमें झूठा नाटक करना होगा। क्यों? अरे पर क्यों? सच बता के साइड करो ना। बता दो इसको कि तुम्हारा इससे ब्रेकअप हुए 6 महीने हो चुके हैं। अरे नहीं बेबी, कहीं इसे ज्यादा बड़ा सदमा लग गया और ये यही मर गया तो हम दोनों क्या करेंगे? नहीं नहीं, इसकी हालत थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी, तब तक हम ड्रामा करेंगे। क्रिस्टल को एक अनजान लड़के के साथ खुसर पुसर करता देखकर सुमित बोलता है, बेबी ये गंदी सी शक्ल का बंदा कौन है? तुम्हारा कोई न्यू ड्राइवर है? वो ये मेरा नया नौकर है, आज ही रखा है मैंने इसे काम पर। मोहनलाल जाओ साहब के लिए कुछ खाने को लाओ। हाँ वैसे भी तेरा नौकर हूँ, आज नाम भी दे दिया तूने। जी मालकिन, इस कुत्ते के लिए हड्डी लाता हूँ। क्या बोला बे? मेरा मतलब साहब दूध लाता हूँ। मोहन रसोई की तरफ बढ़ता ही है, इतने में ही सुमित क्रिस्टल से बोलता है, बेबी मेरे गाल पर दर्द हो रहा है, तुम हर बार की तरह किसी करके ठीक कर दो ना। ये सुनते ही मोहन रसोई से भाग कर आता है और सुमित को एक जोरदार थप्पड़ मारता हुआ बोलता है, साहब अब कैसा है दर्द? हमारे गांव में जब भी किसी के गाल पर दर्द होता था हमको ही बुलाते थे। एक झापड़ में सालों पुराना गाल का, सर का और दिल का सब दर्द दूर कर देते थे। अब भी दर्द हो रहा है तो और लगाऊं? नहीं नहीं इतना ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है साहब। बेटा अब अगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा वैसा करने की सोची भी तो तेरे गाल लाल कर दूंगा। सुमित याददाश्त जाने के बाद क्रिस्टल के करीब जाने की कोशिश करता, कभी उसके साथ मूवी देखना, कभी उसके साथ घूमने जाना। वो कोई ना कोई बहाना करके क्रिस्टल के पास रहने लगता है, लेकिन मोहन भी उसे पूरी तरह अपने इरादे में कामयाब नहीं होने देता था।
एक दिन सुमित घर में अकेला था और क्रिस्टल किसी काम से बाहर गई थी। मोहन सो रहा था। तभी सुमित क्रिस्टल के कमरे में जाकर उसकी एक ड्रेस को गले लगाकर बोलता है, मेरी जान, मेरी क्रिस्टल, तुमसे ब्रेकअप करके मुझे तुम्हारी कमी का एहसास हुआ था। अब कुछ भी हो जाए, मैं तुमको उस छुछुंदर मोहन से छीन कर रहूंगा। अब तक मैं एक्स था, पर अब उसको ना बना दिया तो मेरा नाम भी सुमित नहीं। इस झूठी याददाश्त का बहाना करके तुम मेरे पास तो आ ही गई हो, जल्द ही साथ भी होगी। मोहन सुमित की ये बात सुन लेता है, जिसके बाद उसके सामने सारी सच्चाई आ जाती है कि सुमित अब तक नाटक कर रहा था और वो इसकी वीडियो बनाकर सबूत के तौर पर रख लेता है। थोड़ी देर बाद जब क्रिस्टल घर आती है तो मोहन के वीडियो दिखाने से पहले ही क्रिस्टल उससे बोलती है, मोहन, मुझे लगता है कि हमें सुमित को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे और उसके साथ धोखा नहीं करना चाहती। मैं जान चुकी हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और एक पुराने रिश्ते की वजह से मैं तुम्हें खो नहीं सकती। ये सब तुम कह रही हो, जो अब तक हमेशा अपने एक्स के पास लौटने की धमकी देती थी? वो बस इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे एक्स की तरह मेरी बेकदरी करो। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए था और कुछ नहीं। बदले में मैंने तुम्हें ऐसा ट्रीट किया ताकि तुम मुझे कभी छोड़ कर न जाओ। प्लीज, मैं उन सारी चीजों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। सच्ची, तुम्हारी बातों ने आज मुझे एहसास दिला दिया कि कोई भी एक्स उस रिश्ते में फुट नहीं डाल सकता जहाँ प्यार दोनों तरफ से हो। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू बेबी। चलो अब उस नमूने को घर से निकाल देते हैं। क्रिस्टल सुमित को सारा सच बताकर अपने घर से जाने के लिए बोलती है, जिसके कारण सुमित की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और जाते जाते मोहन सुमित के कान में बोलता है, साले, जो मेरी बंदी की ड्रेस तो अपने बैग में लेकर जा रहा है ना, उसको वापस रख दे। और हाँ, दोबारा कभी आने की सोची भी ना तो मेरे पास तेरा सच्चाई कबूलने वाला MMS है। वो मैं क्रिस्टल को दिखाकर तेरी दोस्ती भी तोड़वा दूंगा, इसलिए दिख मत जाइयो। चल अब निकल पहली फुर्सत में। सुमित का सारा प्लान मोहन के प्यार के आगे फीका पड़ जाता है और क्रिस्टल को बिना कोई सबूत दिखाए मोहन उसे वापस हासिल कर ही लेता है। सुबह का समय था। आरव गहरी नींद में अपने बेड पर सोया होता है। तभी उसका फोन बजता है और वो अपना फोन उठाकर बोलता है, किसको इतनी सुबह सुबह मौत आ रही है यार, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो आरव, मेरी क्यूटी पाई। कौन है आप? तुमने मुझे नहीं पहचाना? उफ, ऐसा कहकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इतना बोलकर वो फोन रखने ही वाला होता है कि तभी वो अनजान आवाज बोलती है, ओ, तुम तो नाराज हो गए। चलो, इस बार तुम्हें माफ किया। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हो कौन तुम? अब उठ भी जाओ। 2 दिन से तुमने एक ही टी शर्ट पहनी हुई है। जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ और अच्छे कपड़े पहन लो। मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम्हारी सीक्रेट लवर। बाय। ये बात सुनकर आरव अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और बेचैनी में इधर उधर देखने लगता है, जिसके बाद वो अपने फोन को टेबल पर रखकर तैयार होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद में वो नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकलता है, जहां उसका दोस्त अंश उसका इंतजार कर रहा होता है। ओए, तू मेरा असाइनमेंट तो लेके आया है ना? ओह शिट यार, सॉरी यार, मैं भूल गया। रात तक तो याद था, पता नहीं सुबह कैसे माइंड से स्किप हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब आज तो मेरी लगने वाली है। अरे यार, आज लास्ट डेट थी सबमिशन की और अब तो तेरी वजह से मुझे पेनल्टी पॉइंट मिलेंगे। क्या यार? यार सॉरी, वो सुबह किसी रॉन्ग नंबर से फोन आ गया था तो उसकी वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कोई नहीं, कल अपन हर्षिता के साथ कॉफी पीने चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, तू अपनी बंदी के साथ मजे से कॉफी पिएगा और मैं क्या वहाँ भुट्टा जी लूंगा? मुझे नहीं जाना कहीं। ओ साले, तू चल तो सही, तेरा भी जुगाड़ कर देंगे। इतना बोलकर दोनों क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन दोनों एक कैफे में बैठकर हर्षिता का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में हर्षिता अपनी फ्रेंड तनीषा के साथ में वहां आती है, जिसके बाद आरव बोलता है, हर्षिता, यू आर लुकिंग सो नाइस। कभी कुछ नया भी बोल लिया करो। हेलो अंश, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। आई एम गुड। ये तुम्हारी फ्रेंड तनीषा है ना?
आरव ने बताया था इनके बारे में, ये सच में बहुत सुंदर हैं। थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। जिसके बाद चारों मिलकर कॉफी पीते हैं और थोड़ी देर बाद में वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से तनीषा सबसे पीछे चल रही होती है कि तभी रास्ते में एक बाइक पर एक चोर तेजी से आता है और तनीषा का बैग छीनने लगता है। जब तनीषा बैग नहीं देती तो चोर उसके हाथ पर चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है और चाकू लगने की वजह से तनीषा वहीं गिर जाती है। जिसके बाद तीनों उसके पास आते हैं और आरव उसे पकड़कर बोलता है, ओ माय गॉड, तुम्हारे हाथों में तो ब्लीडिंग हो रही है। तुम दोनों घर जाओ, मैं तनीषा को घर ड्रॉप करके आ जाऊंगा। आरव प्लीज तनीषा को सेफली घर ड्रॉप कर देना और अपना भी ध्यान रखना। इतना बोलकर अंश और हर्षिता वहाँ से चले जाते हैं और आरव तनीषा की चोट को अपने रुमाल से बांध देता है। जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में बिठाकर टैक्सी में उसके घर तक ड्रॉप करता है और तनीषा बोलती है, थैंक यू आरव, यहाँ तक आने के लिए। अब दोस्त हूँ तो क्या इतना भी नहीं कर सकता? अब तुम अंदर जाओ और एक पेन किलर ले लेना ताकि तुम्हें दर्द ना हो। अब मुझे भी चलना चाहिए, ठीक है? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और एक दिन जब आरव अंश के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलता है, हेलो, कौन? हाय हैंडसम। तुमने फिर कॉल किया? अरे कहना क्या है तुम्हें? आज बहुत चार्मिंग लग रहे हो इस ब्लू शर्ट में। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कलर है। मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम मुझे जानती कैसे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? और तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बात करती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे बस बस रिलैक्स, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती क्योंकि मैं तो तुम्हें ही चाहती हूँ। देखो मिस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव अ गर्लफ्रेंड और मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो आप मुझसे ऐसे मीठी मीठी बातें करना तो बंद कर दीजिए, समझे? हर्षिता नाम है ना उसका। वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि तुम किसी के पटे पटाए माल को अपना बनाना चाहती हो। देखो, तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए ना, मैं ला के दूंगा ना तुम्हें, पर फिर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम लाइफ में कभी मुझे कॉल नहीं करोगी। हेलो हेलो। वो बोल ही रहा होता है कि तभी कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद वो खुद से बोलता है, अजीब भला है यार, ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? तो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कैसे हथकंडे अपनाने लगी है। हे भगवान, इस चुड़ैल से मेरी रक्षा करना। अरे इतना ही परेशान है तो इसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर देता? सिंपल, और फिर तेरी टेंशन खत्म। अरे यार, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, पर ये कम थोड़ी है जो अलग अलग नंबर से कॉल करती है और खुद को मेरा सीक्रेट लवर बताती है। इतना बोलकर आरव वहाँ से अपने घर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो अनजान लड़की आरव को ऐसे ही बार बार कॉल करके प्यार से बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है तो उसका कॉल आता है और आरव बोलता है, कहो मेरी सीक्रेट लवर, आई नो कि अब तुम कहोगी कि मैं ग्रीन शर्ट में बहुत मस्त लग रहा हूँ और आराम से अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा हूँ। मुझे मेरे ही बारे में बताकर क्या प्रूफ करना है तुम्हें कि तुम मेरे एक एक पल की खबर रखती हो? बहुत हो गया ये फोन पर बातें करना। अगर तुम मुझे सच में चाहती हो ना तो अभी मेरे सामने आओ। बस करो, एक सांस में कितने सवाल पूछोगे? इतनी बेताबी है तुम्हें मुझसे मिलने की? कहीं मुझसे बात करते करते तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ओ सीक्रेट लवर, मैं कोई रोमांटिक फिल्म का हीरो नहीं जिसे बिना देखे बस तुम्हारी आवाज से प्यार हो जाए, समझी? मुझे तो बस ये जानना है कि तुम मेरे पीछे हाथ मुंह धोकर क्यों पड़ी हो। तुम कितने फनी हो यार। चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। तुम 2 दिन बाद मुझे कॉलेज के पीछे वाले पार्क में मिलना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और 2 दिन बाद आरव उसकी बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है। कुछ देर बाद में वो देखता है कि सामने से तनीषा आ रही होती है। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये ही तो। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है और आरव तुरंत वहां जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और दोनों को इस हालत में वहां पहले से ही मौजूद हर्षिता देख लेती है।
और गुस्से में बोलती है, वाह, सही कहा है किसी ने, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, एक नंबर के कमीने और धोखेबाज। अगर वो अनजान कॉल नहीं आता मुझे तो ये सब कभी पता नहीं चलता। आरव, आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना, समझे? हर्षिता, मेरी बात तो सुनो। हर्षिता वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद तनीषा आरव से बोलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। मैं तो यहाँ हर्षिता से मिलने आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी आरव। तनीषा की बात सुनकर आरव को अजीब लगता है और जिसके बाद वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। कुछ दूर जाते ही उसका फोन बजता है और वो समझ जाता है कि ये उसी सीक्रेट लवर का कॉल है। जिसके बाद वो कॉल को कट करके फिर से उस नंबर को डायल करता है तो उसे अपने आसपास ही फोन की रिंग सुनाई देती है। जिसके बाद वो उस आवाज का पीछा करता है तो देखता है कि ये आवाज तो एक पेड़ के पीछे से आ रही है और वहाँ से बस लड़की के बाल ही दिख रहे होते हैं। जिसके बाद वो पास जाकर बोलता है, हेलो मेरी सीक्रेट लवर। देखा तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बात सुने बिना ही तुमसे ब्रेकअप करके चली गई। वो जैसे ही पीछे पलटती है तो आरव उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि तनीषा ही थी। वो अपने सामने उसे देखकर डर जाती है और बोलती है, देखो आरव, मुझे गलत मत समझो, ये सब मैंने बस तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया था। कुछ मत बोलो, तुम्हारी ये सफाई तुम्हारे किए को छुपा नहीं सकती। अब मैं बस यही कहूँगा कि तुमने बहुत गलत किया है। इतना बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है और फिर कभी किसी अननोन नंबर से आए कॉल को रिसीव ही नहीं करता। शीतल आईसीयू में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और शीतल अपनी जिंदगी के गुजरते पल की हर एक याद को याद करने लगती है। ऐसे में शीतल को अपनी जिंदगी के बिताए हुए सबसे हसीन पल याद आते हैं कि किस तरह वो एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। उसके परिवार में उसकी चचेरी बहन निधि ही रहा करती थी। शीतल का एक शौर्य नाम का बॉयफ्रेंड था जो कि बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव था और बहुत ही केयरिंग भी। ऐसे ही एक रात शीतल को रेस्टोरेंट से लेने के लिए शौर्य आता है और उसको बाइक पर बिठाकर घर तक छोड़ देता है। दोनों को बाइक से उतरते हुए निधि खिड़की से देख लेती है। दोनों को इस तरह देखकर वो अपने मन ही मन सोचती है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता और मुझे इतना प्यार और इतनी केयर मिलती। तभी शीतल चुपके से निधि के पास जाती है और अपने दोनों हाथों से उसकी आंखों को पीछे से बंद कर देती है। साथ ही उसे खूब सारे चॉकलेट्स भी देती है। तभी निधि उससे बोलती है, दीदी, हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ, चॉकलेट तो बच्चे खाते हैं, पर मेरे लिए हमेशा बच्चे ही रहेगी तू। दीदी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आप ना मुझे खुद से कम मत समझिए। हाँ नहीं तो। अच्छा ठीक है, अब तू बड़ी हो गई है अम्मा जी। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और एक दिन शौर्य शीतल के घर आता है और शीतल उसके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती है। शौर्य बड़े ही चाव से उन्हें खाता है और फिर बोलता है, वाह क्या बात है, क्या लाजवाब पकोड़े हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम छोटा सा एक होटल खोल लो चाय पकौड़ों के लिए, रेस्टोरेंट पर काम करने से अच्छा है। चाय पकोड़े का काम? अरे लोगों के बीच में बेइज्जती करवानी है क्या अपनी? तू सच में अभी बच्ची ही है। अरे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी तो इंसान की सोच होती है। हाँ निधि, तुम्हारी दीदी सही बोल रही हैं। तुम अभी डोरेमोन देखो। शीतल और शौर्य निधि पर हंसने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद शौर्य और शीतल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद निधि अकेली ना रह जाए इसीलिए शीतल उसे भी अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है। ससुराल में शीतल की सास अमिता भी रहा करती थी जो कि स्वभाव से बहुत ही ज्यादा गुस्सेल किस्म की औरत थी। शादी के अगले दिन अमिता शीतल से कहती है, अरे और नास पीटी करम जली, अपने साथ साथ अपनी उस मुफ्त में बहन को लाना जरूरी था क्या? उसका खर्चा कौन उठाएगा? माँ जी, जब तक उसकी बड़ी बहन है ना तब तक आपको उसके खर्चों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। माँ पापा और चाचा चाची के जाने के बाद मैंने अकेले ही उसको पाला है तो आगे भी मैं ही देख लूंगी। अरे जबान तो तेज छुरी की तरह चलते हैं तेरे। जब इतना बड़ा भाषण दे ही दिया है तो कुछ करके भी दिखाओ।
बोलने को तो देश के नेता पता नहीं क्या क्या भाषण दे जाते हैं, पर करते तो कुछ नहीं है। माँ जी आप चिंता मत करिए, जो होगा आपके सामने ही होगा। शीतल और अमिता की बहस होती रहती है और अगले ही दिन शौर्य की मदद से शीतल एक छोटा सा चाय और पकोड़े का होटल खोल लेती है। धीरे धीरे शीतल के होटल में लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती है, जिससे निधि और अमिता दोनों ही शीतल से जलती है। ऐसे ही एक दिन शीतल अपने होटल पर होती है, तभी निधि अमिता के कमरे में जाती है और उसके सर पर मालिश करना शुरू कर देती है। ऐसे में अमिता उससे बोलती है, वाह क्या संस्कार है तेरे, एक बहन बदतमीज और दूसरी बहन इतनी संस्कारी। काश कि तू मेरी बहू होती बेटा, तब तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। तो आप कर लीजिए अपना जीवन धन्य। जो काम पहले नहीं हुआ वो अब भी तो हो सकता है। अरे मतलब क्या है तेरा? मतलब ये कि मैं शौर्य से बहुत प्यार करती हूँ और मैं शौर्य और शीतल को एक साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब क्यों ना मैं शीतल को अपने रास्ते से ही हटा दूं, ताकि आपको आपके पसंद की बहू मिल जाए और मुझे मेरा प्यार मेरे पति के रूप में मिल जाए। बात में तो दम है तेरे, मगर ये सब होगा कैसे? पकौड़ों के साथ साथ उसे भी तल दूं कढ़ाई में। वाह कितना बड़ा सोचती है तू, बड़ी हो गई है अब तू। ऐसे ही शाम को जब शीतल होटल से वापस आती है, तब तक निधि सभी के लिए रात का डिनर बना चुकी होती है। सभी को खाना परोसती है। ऐसे में शौर्य बोलता है, वाह क्या खाना बनाया है, लाजवाब। लगता है कि निधि बड़ी हो गई है, अब इसके लिए लड़का देखना पड़ेगा शादी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो शौर्य, अब हमारी निधि बड़ी हो चुकी है, सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे क्यों नहीं करनी? तुझे भी तो अपना घर बसाना है ना पागल। बसाना है मगर आपके जाने के बाद। मेरा मतलब है कि जब तक मेरा कोई छोटा भांजा भांजी नहीं आ जाते ना और मैं उनके साथ खेल नहीं लेती, तब तक तो मैं शादी बिल्कुल ना करूँगी। सच में बहुत बड़ी हो गई है अब। अरे जैसी भी है निधि, मगर अपनी बहन से लाख गुना समझदार है। कोई भी काम करवा लो, सारा काम लाजवाब करती है। अरे जिस घर जाएगी खुशियाँ ही फैलाएगी। हाँ माँ जी ये तो है, मेरी बहन करोड़ों में एक है। सबको यही लगता था माँ जी कि मैं बच्ची हूँ, मगर उन्हें क्या पता कि मैं कितना बड़ा सोचती हूँ और कर भी सकती हूँ। और अब तो मैं सबको इस बात का जवाब भी दे दूंगी। ऐसे ही बातों का सिलसिला चलता रहता है और एक दिन शीतल अपने होटल में सुबह 5 बजे किसी काम से जाती है और उस समय वो होटल में अकेली होती है। तभी अचानक अमिता और निधि चुपके से वहाँ आ जाते हैं और सिलेंडर का पाइप काट देते हैं और वापस घर लौट आते हैं। थोड़ी देर के बाद शीतल जैसे ही गैस ऑन करती है, उसी समय सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें शीतल बहुत ही बुरी तरह से जल जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वाले सभी आ जाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले जल्दी से होटल की सारी आग बुझाते हैं और शीतल को जल्द से जल्द एम्बुलेंस में लिटाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस हादसे की खबर जैसे ही शौर्य को मिलती है, वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर शीतल का इलाज कर रहे होते हैं। काफी देर तक ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, जहां शौर्य खुद को संभालते हुए उनसे पूछता है, शौर्य आपकी वाइफ की बॉडी 80% जल चुकी है, अब उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरा सपना पूरा होने वाला है। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, कुछ भी करके मेरी वाइफ को बचा लीजिए, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी वाइफ से। शीतल अपनी जिंदगी के गुजरते हुए वक्त को याद करते करते जिंदगी को ही अलविदा कह देती है। डॉक्टर शौर्य और उसकी फैमिली को इस सब के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर शीतल अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर शौर्य का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तो वहीं निधि और अमिता भी रोने का नाटक करती हैं और फिर सभी मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। अमिता के कहने पर शौर्य निधि से शादी कर लेता है। शादी के कुछ महीने तक सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलता है। धीरे धीरे अमिता और निधि दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी।
ऐसे ही एक दिन दोनों किसी बात पर लड़ रही होती है कि तभी अमिता उससे बोलती है, अरे जो अपनी बहन की ना हुई वो सास की क्या होगी। तेरे से बढ़िया तो तेरी बहन थी, कम से कम लोगों का भला सोचती थी, तेरी तरह वो स्वार्थी नहीं थी। अरे तो उसको मारने में अकेली हकदार मैं ही नहीं हूँ, आप भी बराबर की हिस्सेदार है। याद है ना कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था हमने उसको, आपको तो जरा सी दया भी नहीं आई थी उस पे। उनकी ये सारी की सारी बातें शौर्य सुन लेता है और निधि को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। साथ ही पुलिस को फोन करके अपनी माँ और निधि दोनों को ही गिरफ्तार करवा देता है। साथ ही खुद शीतल की यादों के सहारे उसके पकोड़ों का काम फिर से शुरू करता है और अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पकोड़े बनाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।